जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। इन्हीं शब्दों के साथ एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण और बड़ी वैकेंसी जो आपके राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड ने उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। बड़ी भर्ती पोस्टों के अकॉर्डिंग ये बड़ी है, लेकिन अपन मान सकते हैं कि एक कैडर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है, पोस्ट है। इसमें लगभग आपकी 52,453 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन आया है। एक तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या इसका काम है, क्या इसका वेतन है, प्रमोशन कैसे होता है, उन तमाम टॉपिक पर आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे। नौकरी तो देखो वैसे राज की नौकरी होती है, उसे किसी को भी अपन छोटी नहीं मान सकते, बशर्ते अपने को उस काम के प्रति लगाव होना चाहिए। अगर अपन काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो उसमें भी अपने को सफलता मिलती है और फिर आने वाली जो अपनी पीढ़ियां होती है उनको भी सफलता मिलती है, अगर अपन काम ईमानदारी से करते हैं तो अगर किसी भी पोस्ट को अपन छोटी नहीं मान सकते और उसकी छोटी नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक बढ़िया पोस्ट वो हो सकती है। तो आज के इस सेशन में जो राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड ने, कर्मचारी चयन आयोग ने जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, उस पर अपन आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। उसी तरीके से मैं आपको फिर वही निवेदन कर दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो आप इस परिवार के सदस्य बने, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस जो लेटेस्ट अपडेट जो हम आपको शेयर करते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप तैयारियों में जुटे। साथियों, 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज है। अब उन वैकेंसीज में आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी वैकेंसीज है उसमें आपको सिलेक्शन करवाना है और उसी का जो पाठ्यक्रम है वो आपको पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो ठीक है, आज के सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उस नोटिफिकेशन पे बात करेंगे जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये नोटिफिकेशन जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने जारी किया गया है और ये किसके लिए है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है ना। इसमें कुल आपके जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो पद है वो कितने रहने वाले हैं? 52,453 पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। उसमें आपकी कितने हैं? 46,931 पोस्ट है, वो तो आपकी किस में रहने वाली है? नॉन टीएसपी में। और आपकी 5,200 है ना, 5,500 यानी 5,522 यानी 5522 पोस्ट है वो आपकी टीएसपी फील्ड में रहने वाली है ना। अब इनके विभाग है तो विभाग के लिए आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी भर्ती है तो इसका एक अकेला विभाग नहीं होता। इसमें आपका पीडब्ल्यूडी विभाग भी होगा, है ना, आयकर विभाग भी होगा, जो कलेक्ट्रेट वगैरह है वो भी होंगे आपके, आबकारी विभाग भी होगा, परिवहन विभाग भी होगा, शिक्षा विभाग भी होगा, यानी सारे जो विभाग है, क्योंकि इसका कंबाइंड नाम दे दिया प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के जो विभिन्न विभाग और अधीनस्थ कार्यालय है उनमें इसकी पोस्टिंग होगी, है ना। तो विभाग ये फिलहाल ये नहीं है कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा। आपको जब आपका सिलेक्शन होगा तो विभाग वाइज आपसे ऑप्शन मांगे जाएंगे और उसी के अनुसार आपका जो विभाग है वो अलॉटमेंट होगा। ये नहीं जैसे अपन ने, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया, मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे शिक्षा विभाग में जाना है ना, कोई दूसरा विभाग नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें सारे विभागों के लिए एक साथ कंबाइंड रूप से 52,453 पोस्टों के लिए विज्ञापन ये जारी किया गया है। जो पद है वो आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होगा। ये आपके टोटल 52,453 पोस्ट है। ठीक है, ये बात होगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको जो आपका कौन सा एसएसओ आईडी है, एसएसओ आईडी में आपको जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पर जाना है
और वहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करना है, लेकिन उसकी डेट की अपन चर्चा करेंगे कि भाई डेट कब तक है। ठीक है, ये पोस्टों की बात होगी, आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे देखते हैं वेतनमान, है ना, इसका जो वेतन है वो क्या रहने वाला। तो ये L1 है ना, L1 में आप काम करेंगे। L1 में जब आप प्रोबेशन होगा आपका, है ना, प्रोबेशन होगा जिसको अपन क्या कहते हैं, परीक्षा काल, है ना, परीक्षा काल कहते हैं। परीक्षा काल जो कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है ना। तो 2 वर्ष में आपका वेतन कितना रहेगा, 12,400, है ना। परीक्षा काल में आपका वेतन है वो 12,400 रहेगा, क्योंकि जो आपके कर्मचारी होते हैं वो कौन से कैडर में आते हैं, वो मंत्रालय कर्मचारी में आते हैं, है ना। अगर आप शिक्षा विभाग में हैं तो आपको सोमवार से शनिवार तक आना पड़ता है स्कूल में, और शनिवार को आपको एक अलग अवकाश है वो स्वीकृत किया जाता है ना। और इसके अलावा आप और विभाग में हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई सैटरडे ऑफ रहता है, तो वहाँ पर 2 छुट्टियाँ आपको मिलती है, सैटरडे और संडे की। लेकिन शिक्षा विभाग में है तो क्योंकि सैटरडे को स्कूल लगती है तो इस वजह से वो काम नहीं कर। बाकी 2 वर्ष के बाद आपका परीक्षा काल पूरा हो गया, उसके बाद L1 में आपको 17,700 से लेकर आपका जो होगा 56,200, है ना, ये 17,700 स्टार्ट होगा, प्लस इसमें आपका 53% तो क्या जुड़ेगा, DA, और 10% आपका HRA इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये इसमें आपका वेतन से संबंधित है। तो L1 की ये पोस्ट होगी। L1 का जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल होता है उसको अपन L1 बोलते हैं, जिसमें परीक्षा काल 2 वर्ष में आपको 12,400 मिलेंगे, और परीक्षा काल पूरा होने के बाद जो इसका जो ग्रेड पे दिखाते हैं 17,700 से लेकर 56,200, यानी स्टार्ट में पहले वर्ष आपका 17,700 होगा, और उसके बाद इसमें आपका DA है और आपका HRA है वो इसमें इंक्लूड होता रहेगा। ठीक है, तो ये बात होगी आपके वेतनमान की। अब इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, पात्रता क्या रहेगी, तो आप सेकेंडरी यानी आप 10th क्लास है वो क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। आपके पास है 10th क्लास या कोई इक्विवेलेंट्स आपके पास एग्जामिनेशन है तो आप ये फॉर्म है वो भर सकते हैं। अगर अंतिम वर्ष की परीक्षा में भी आप उपस्थित हुए हैं, अभी आप 10वीं क्लास की परीक्षा दे रहे हैं, ये है ना, तो भी आप इसके लिए पात्र है और ये फॉर्म है आप भर सकते हैं, है ना। लेकिन जहां मुख्य परीक्षा उपस्थित होने से पहले आपको ये क्या चाहिए, ये सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट होना आपके पास आवश्यक है ना। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, है ना। जब ये भर्ती परीक्षा होगी उससे पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, चरित्र बढ़िया होना चाहिए, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सबका ओके होता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये आपके पास क्वालिफिकेशन है होनी चाहिए, ये आपका वेतनमान इसमें रहता है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखते हैं आयु, एज, है ना। एज के लिए मैं बता दूं कि आपकी 18 से 40 वर्ष है वो आपकी उम्र होनी चाहिए, है ना। इस आयु की गणना कहां तक करनी है, 1/1/2026 से करनी है। 1/1/2026 को आप 18 वर्ष के होते हो या आप 40 वर्ष के होते हो मैक्सिमम, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और बाकी जो छूट है वो आगे विशेष कैटेगरी के अनुसार जो छूट मिलती रहेगी। जैसे सामान्य वर्ग की महिला उनको 5 वर्ष की छूट होगी, है ना। SC ST OBC MBC EWS के जो हैं जो कैटेगरी वाले पुरुष हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट है। SC ST वाले हैं जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट है। NCC के यानी छूट एक तरीके से सबके लिए दे रखी है। तो अगर आप किसके लिए पात्र हैं, जिस कैटेगरी में है आप, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, और उस छूट के अकॉर्डिंग आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एज हो गई। अगर साथ में अपन बात कर लेते हैं फीस के लिए, है ना। फीस, तो फीस है आपकी सामान्य OBC MBC या ये मान लो ये क्रीमिलियर वाले, है ना, ये क्रीमिलियर में है ना, OBC और MBC ये क्रीमिलियर में है, तो इनके लिए कितनी फीस रहेगी, 600 रुपये है वो फीस रहेगी, है ना।
अन्य बच गए सभी SC ST OBC, उन सब के लिए 400 रुपये फीस रहेगी। और जो दिव्यांग है उनके लिए भी 400 रुपये है वो फीस है, वो रहने वाली है ना। क्या रहने वाली है? इतनी फीस रहने वाली है। फीस है OBC यानी सामान्य OBC क्रिमिलियर MBC क्रिमिलियर है उनके लिए 600 रुपये फीस, और आपके अन्य है उनके लिए 400 रुपये, दिव्यांग है उनके लिए भी 400 रुपये फीस है वो रहने वाली है ना। साथ में देखो इसमें जो आपका फॉर्म भरने का जो और अदर आरक्षण है कि भाई आप पता आपको भाई EWS में है वो 10% आरक्षण है, MBC 5% है ना, 5% है। इसके अलावा जो वुमेन है उनको भी 30% है ना। तो वो तो देखो वो पहले से ही है, उनके बारे में अपने को ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ है वो आपको अलग से मिल जाएंगी। अगर ये इसका पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप चाहते हो, विज्ञापन चाहते हो, ये नोटिफिकेशन चाहते हो कि भाई आपको मिले, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उन दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ जाइए ज्वाइन कीजिए। और ये तमाम आपके एडवर्टाइजमेंट है, लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड कोई भी ऐसी सूचनाएं जो आपके लिए उपयोगी है वो अपन आपको शेयर करते रहते हैं, और वो सारी डिटेल आपको एक जगह मिल जाएगी, जिससे आपका अनावश्यक जो ध्यान है वो भी नहीं भटकेगा, और आपको एक ही जगह वो सारी चीज़ें वो मिल जाएगी। तो ये आप काम जरूर करें, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे ये सारी डिटेल से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। पेंशन, तो पेंशन है वो सबको दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी OPS है वो लागू होती है, यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके तहत दिया जाएगा। विवाह पंजीयन है वो अनिवार्य होना चाहिए, वही जिसकी शादी हो गई ना उसको विवाह पंजीयन अनिवार्य करवा लेना है ना। पंजीयन शुल्क जमा कराने और आवेदन भरने की तिथि, तो ये अपने को ध्यान रखना है। हाँ, आवेदन तिथि है वो अभी नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन इसकी जो आवेदन तिथि है वो कब होगी? 21/3/2025 से, है ना। आप 19/4/2025 तक है ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है ना। अभी इसकी नोटिफिकेशन नहीं आया, डेट नहीं आई। नोटिफिकेशन क्यों जारी कर दिया? क्योंकि राज्य सरकार के सफलतम 1 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन इसका फॉर्म आप कब भरोगे? 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल की मध्य रात्रि तक आप ये फॉर्म है वो भर सकते हो। ठीक है, ये डेट अपने को ध्यान में रखनी है। बाकी डिटेल में अपन आपको और याद दिलाते रहेंगे, लेकिन ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। इस एग्जाम की जो फॉर्म भरने की डेट है वो कब है? 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक। परीक्षा आयोजन है वो डेट दे रखी है कब? 18 से 21 सितंबर, है ना। 18 से 21 सितंबर 2025, है ना। 18 से 21 सितंबर 2025 आपकी CBT, है ना, या ऑफलाइन कैसे भी होगी। अगर कैंडिडेट ज़्यादा है तो आपकी ऑफलाइन एग्जाम होगी, और अगर कैंडिडेट कम है तो ऑनलाइन एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड आपकी परीक्षा हो सकती है। ठीक है। प्रवेश पत्र है वो आपकी SSO ID पर जब एग्जाम होगी उससे लगभग 7 दिन पहले आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और प्रवेश पत्र आप डाउनलोड करें और परीक्षा देने जाएं। ठीक है, एग्जाम की होगी। बाकी देखो इसमें पाठ्यक्रम पर अपन और बात कर लेते हैं कि भाई, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी क्लास रखी गई है? क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th क्लास रखी गई है। तो अपन बात करेंगे 10th क्लास की। तो जो आपका ये पाठ्यक्रम होगा ना वो 10th क्लास के लेवल का होगा। 10th क्लास का जो लेवल है उसके लेवल का पाठ्यक्रम होगा, और ये चीज आपसे पूछी जाएंगी। तो इसकी योग्यता जब 10th क्लास है तो पाठ्यक्रम है वो 10th क्लास से नीचे का ही आएगा, तो 10th क्लास का अपन पाठ्यक्रम है वो मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आपका पाठ्यक्रम दे रखा है उसके लिए आपको, है ना, कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो टॉपिक दे रखे हैं, यानी अंग्रेजी है, हिंदी है, हिस्ट्री है ना, आपका ज्योग्राफी है, संविधान है, सामान्य विज्ञान है, समसामयिक घटना है, बेसिक कंप्यूटर है, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। अब देखो इसमें अपन बात कर लेते हैं। पहले सामान्य हिंदी के आपके आएंगे कितने क्वेश्चन है? अनुमानित आपके 30 क्वेश्चन है इसमें से पूछे जाएंगे। अंग्रेजी के हैं तो उसमें आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में टोटल 50 होंगे, उसमें आपके भूगोल के 10 होंगे, इतिहास, कला और संस्कृति के 10 होंगे,
संविधान प्रशासनिक व्यवस्था के 10 होंगे, सामान्य विज्ञान के 5 होंगे, समसामयिक घटना के 10 होंगे और बेसिक कंप्यूटर के 5 होंगे और गणित के कुल 25 होंगे। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन हो गए ये, है ना, गणित के, और ये हो गया आपके 50 और टोटल क्वेश्चन हो गया आपके 120 और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे, है ना। ये देर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, यानी एमसी क्वेश्चन आएंगे इसमें, है ना। 200 का जो पूर्णांक होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, है ना। 2 घंटे आपको मिलेंगे, है ना। नेगेटिव मार्किंग आएगी एक 1/3 है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रख सकते हैं। अब इसके लिए पढ़ने का जो स्तर है वो अपने को ध्यान रखना है। अगर कोई भी साथी इस एग्जाम की तैयारी कर रहा, विशेष रूप से इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसे कक्षा 6 से लेकर 10 तक की हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटिकी, विज्ञान, समसामयिक, बेसिक और गणित, ये सारी चीज पढ़ लेनी है। कक्षा 6 से 10 तक की ये सारी चीज है, उनको डिटेल से आपको पढ़ना है, और डिटेल से आप पढ़ लोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो देखो इसमें कार्य क्या रहता है ना। वैसे तो कोई विशेष कार्य इसमें नहीं होता है। एक तो क्या होता है, अपन जब फाइल ट्रांसफर करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, है ना, किसी साथी ये फाइल मेरे पास थी, किसी दूसरे को देनी है ना, या आप जिस डिपार्टमेंट में रहते हो तो काम ये नेक वाला है। जैसे आप अपन बहुत सारे काम देखते हैं, अपने विद्यालय में भी होते हैं और विभाग में भी होते हैं। समय समय पर जो पेड़ पौधे लगाते हैं उनकी केयरिंग वगैरह करनी है, जो कार्यालय है उनकी थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करनी है, फाइलिंग का ट्रांसफर वगैरह, ये नॉर्मल काम होते हैं। इसमें कोई विशेष कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको परेशानी हो। अगर व्यक्ति अपने कर्म के प्रति सजग है, जिसको जो काम दिया गया है वो काम करता है, तो निश्चित रूप से उसके सपने भी साकार होंगे और उनके बच्चों के सपने भी साकार होंगे। तो नॉर्मल इनका काम होता है। अगर विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में घंटी लगानी है ना, बेल वगैरह, आजकल इलेक्ट्रिक जमाना हो गया, बेल वगैरह, कोई फाइलिंग वगैरह है, परीक्षा में सहयोग करना है ना, विद्यालय संचालन में सहयोग करना है, तो ये काम एक नॉर्मल जो एम्प्लॉय होता है उसी की तरीके ये काम करना होता है। तो बहुत ज़्यादा लोड वाला काम नहीं होता। अगर बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन में ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, अगला प्रमोशन है वो होता है जमादार। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से जमादार, और उसके बाद वो अगर उसके पास योग्यता है तो वो एलडीसी भी बन सकता है, क्योंकि एलडीसी की क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास है। तो अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है तो वो एलडीसी बन सकता है, नहीं वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से आगे जमादार, है ना। और दूसरे डिपार्टमेंट में बात करें तो बेलदार वगैरह अलग अलग पद होते हैं, है ना। वैसे एजुकेशन में बात करें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से अगली पोस्ट होती है उसकी जमादार, और उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन है उसके पास 12वीं पास है तो वो क्या बन सकता है, एलडीसी बन सकता है। साथ में उसे कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये थी एक छोटी सी और लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। देखो वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो आपको ऐसी जानकारियां देते रहते हैं और ये सारी चीज़ आपको पता भी है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे साथ आप जुड़ो तो मेरी मोरल ड्यूटी ये बनती है कि हर लेटेस्ट अपडेट से मैं आपको वाकिफ करवाऊँ, जानकारी दूँ। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात, आप एक्टिव हो। अगर किसी को नहीं पता है तो उनको पता चले, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो, मेंबर्स हो, हमारे मेंबर हो। इस वजह से हमारी ड्यूटी है कि हम आपको अपडेट रखें, समय समय पर आपको मोटिवेट करें ताकि आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक है साथियों, तो ये एक छोटा सा सेशन, वही बात है। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़े, इस परिवार के सदस्य बने। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।